नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम बात कर रहे थे कक्षा 12 मानव भूगोल के मूल सिद्धांत नामक पुस्तक के बारे में। तो इसमें हम अध्याय नंबर 1 की बात कर चुके हैं और आज बात करेंगे अध्याय नंबर 2 विश्व जनसंख्या। जो विश्व की जनसंख्या है उसके बारे में बात करेंगे। विश्व जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि की। तो विश्व की जनसंख्या की बात करें तो वर्तमान में विश्व की जनसंख्या लगातार तीव्र गति के साथ बढ़ती जा रही है। विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला जो महाद्वीप है वह है एशिया महाद्वीप। इसके बाद में वितरण की बात करें तो वितरण का अर्थ होता है जनसंख्या का फैलाव, अर्थात विश्व में कहाँ कहाँ पर कितनी जनसंख्या निवास करती है। उनके बारे में यहाँ पर बात करेंगे हम कि जनसंख्या कहाँ कहाँ पर कितनी है। फिर है घनत्व। घनत्व का मतलब होता है प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। तो वर्तमान में जनसंख्या घनत्व की बात करें तो विश्व का जनसंख्या घनत्व लगभग 51 बताया गया है। और वृद्धि की हम बात करें अगर, तो वृद्धि से तात्पर्य है कि जनसंख्या में कितनी तीव्र गति के साथ वृद्धि हो रही है। इसमें अगर बात करें 21वीं सदी की, तो 21वीं सदी के प्रारंभ में विश्व में 600 करोड़ से भी अधिक जनसंख्या दर्ज की गई है। तो विश्व में 21वीं सदी के प्रारंभ में कितनी जनसंख्या दर्ज की गई है? 600 करोड़ से भी अधिक जनसंख्या दर्ज की गई है। इनमें सर्वाधिक आबादी वाला देश चीन है और उसके बाद में भारत का नंबर आता है। तो यहाँ पर आगे बात करें हम, तो विश्व में लोग सुख सुविधा संपन्न क्षेत्रों में ही रहना चाहते हैं। अर्थात बात यूँ करें कि विश्व में जितने भी लोग हैं वो ऐसे स्थानों में रहना चाहते हैं जहाँ पर उन्हें विभिन्न प्रकार की सुविधा मिलती हो। तो विभिन्न प्रकार की सुविधा वाले स्थानों पर ही लोग रहना चाहते हैं, जबकि असुविधाग्रस्त क्षेत्रों में लोग रहना नहीं चाहते। अर्थात वे क्षेत्र जहाँ लोगों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं उन्हीं क्षेत्रों में लोग रहना पसंद करते हैं, जबकि जहाँ असुविधाग्रस्त लगे उन्हें, जो असुविधाग्रस्त क्षेत्र हैं जहाँ उन्हें विभिन्न प्रकार की सुविधाएं नहीं मिलती हैं, ऐसे क्षेत्रों में लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। अर्थात ऐसे क्षेत्रों में लोग नहीं रहते हैं। वर्तमान में एशिया की जनसंख्या लगातार तीव्र गति के साथ बढ़ती जा रही है। और एशिया की जनसंख्या के बारे में एक विद्वान हुआ है जॉर्ज वी क्रेसी। तो इस जॉर्ज वी क्रेसी ने एशिया की जनसंख्या के बारे में क्या कहा, आइए देखते हैं। जॉर्ज वी क्रेसी के अनुसार एशिया की जनसंख्या किस प्रकार से। एशिया की जनसंख्या के संबंध में जॉर्ज वी क्रेसी का कथन। जॉर्ज वी क्रेसी ने एशिया की जनसंख्या के बारे में क्या कहा। एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। तो एशिया की जनसंख्या के बारे में प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता जॉर्ज वी क्रेसी ने कहा है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर बहुत कम लोग, जबकि बहुत कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग निवास करते हैं। यह कथन जॉर्ज वी क्रेसी का है और यह कथन एग्जाम में पूछा जाता है। तो जॉर्ज वी क्रेसी के अनुसार एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग निवास करते हैं। ऐसा जॉर्ज वी क्रेसी ने एशिया की जनसंख्या के बारे में कहा। आगे हम बात करेंगे विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप, अर्थात विश्व में कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी जनसंख्या निवास करती हैं। तो आइए देखते हैं विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप को, कि विश्व में जनसंख्या का फैलाव कहाँ कहाँ पर कितना है। तो जनसंख्या के वितरण व घनत्व के प्रारूप हमें किसी क्षेत्र की जनांकीय विशेषताओं को समझने में मदद करते हैं। अर्थात हम इसे इस तरह से अभिव्यक्त कर सकते हैं कि जो जनसंख्या का फैलाव और घनत्व के जो प्रारूप हैं वो हमें किसी क्षेत्र की जनसंख्या की जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं को समझने में हमारी मदद करते हैं। तो विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप के बारे में लिखा है कि जनसंख्या के वितरण और घनत्व के प्रारूप हमें किसी क्षेत्र की जनांकीय विशेषताओं को समझने में हमारी मदद करते हैं। अर्थात किसी क्षेत्र की जनसंख्या की जो विशेषताएं हैं उन्हें समझने में हमारी मदद करते हैं जनसंख्या के वितरण और घनत्व के जो प्रारूप है वो। आगे हम बात करेंगे जनसंख्या वितरण का अर्थ क्या होता है, अर्थात जनसंख्या कहाँ कहाँ पर कितनी फैली है, इसका अर्थ क्या है। तो जनसंख्या वितरण के अर्थ की बात करते हैं
कि जनसंख्या वितरण का अर्थ क्या होता है। तो आइए देखते हैं जनसंख्या वितरण का अर्थ क्या है। जनसंख्या वितरण का अर्थ होता है कि धरातल पर लोग किस प्रकार से वितरित है, अर्थात हम बात करें कि धरातल पर लोग किस प्रकार से रह रहे हैं, कहाँ कहाँ पर कितने कितने लोग रह रहे हैं। तो जनसंख्या वितरण का अर्थ होता है धरातल पर लोग किस प्रकार से वितरित है, अर्थात धरातल के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों का जो फैलाव है, वो धरातल के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों का जो फैलाव है उसे जनसंख्या वितरण कहते हैं। तो जनसंख्या वितरण का अर्थ होता है धरातल पर लोग किस प्रकार से वितरित है, अर्थात धरातल में के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों का फैलाव, कहाँ कहाँ पर कितने कितने लोग रहते हैं। तो इस संबंध में देखिए कहाँ पर कितने लोग रहते हैं विश्व में। विश्व के लगभग 10% क्षेत्रों में, विश्व के लगभग 10% क्षेत्रों में विश्व की लगभग 60% आबादी निवास करती है। कि 10% जो क्षेत्र है विश्व में, वहाँ पर विश्व की 60% आबादी निवास करती है। इनमें अगर बात करें 60% आबादी में, तो सर्वाधिक आबादी वाले देश एशिया में ही हैं। तो एशिया में ऐसे देशों की हम बात करें तो एशिया में ऐसे देशों की संख्या है 6 देश। कौन कौन से हैं? उनमें पहले स्थान पर है चीन। चीन में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। और अगर हम चीन के बाद में बात करें तो नंबर आता है भारत का। दूसरे नंबर का देश है भारत, फिर इंडोनेशिया, फिर पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश, फिर जापान। तो इस तरह से विश्व में अगर हम बात करें जनसंख्या की, तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या की आबादी वाला जो महाद्वीप है वह एशिया महाद्वीप है। इनमें सबसे ज़्यादा आबादी निवास करती है चीन में। एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक आबादी वाला देश चीन है। इसके बाद में नंबर आता है भारत का। भारत के बाद में इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के बाद में पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद में बांग्लादेश और बांग्लादेश के बाद में जापान। तो विश्व के लगभग 10% क्षेत्रों में विश्व की जो 60% आबादी निवास करती है, इनमें सर्वाधिक आबादी वाला अगर महाद्वीप देखें तो एशिया महाद्वीप ही है। और एशिया महाद्वीप के 6 ऐसे देश हैं जहां विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। उनमें चीन, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जापान है। तो इस तरह से आज हमने बात की विश्व जनसंख्या के बारे में। और आज हम बात करेंगे जनसंख्या घनत्व के बारे में कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है। तो जनसंख्या घनत्व होता क्या है, इसके बारे में चलो शुरुआत करते हैं कि जनसंख्या घनत्व क्या है। तो आइए शुरुआत करते हैं जनसंख्या घनत्व की। प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जो संख्या है उसे ही जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व क्या है? प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, अर्थात प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जितने लोग रहते हैं उन लोगों की जो संख्या है वही जनसंख्या घनत्व है। तो जनसंख्या घनत्व की ये परिभाषा हुई कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को ही जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अब इसे हम एक सूत्र के द्वारा समझ सकते हैं। देखिए जनसंख्या घनत्व का सूत्र क्या है। जनसंख्या घनत्व बराबर जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। तो ये जनसंख्या घनत्व का क्षेत्रफल हो गया। संख्या घनत्व बराबर किसी क्षेत्र की जो जनसंख्या है, किसी क्षेत्र की जो जनसंख्या है उस क्षेत्र की जनसंख्या में अगर मान लीजिए कि उस क्षेत्र के क्षेत्रफल का भाग दे दे तो वहाँ जनघनत्व निकल कर सामने आता है। तो जनघनत्व बराबर किसी क्षेत्र की जनसंख्या बटे उस क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो ये जनघनत्व का सूत्र था। जनसंख्या घनत्व के सूत्र के बाद में हम बात करें कि विश्व में जनसंख्या घनत्व कितना है। तो देखिए विश्व का जनघनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। विश्व में जो जनसंख्या घनत्व है वो है 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, अर्थात एक वर्ग किलोमीटर में 51 व्यक्ति रहते हैं पूरे वर्ल्ड की बात करें तो विश्व का जनघनत्व कितना हुआ? 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये है विश्व का जनघनत्व, 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और अब हम बात करेंगे विश्व के जनघनत्व के बाद में भारत के जनघनत्व की। तो भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये भारत का जनघनत्व हुआ।
382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत में अगर जनघनत्व की बात करें तो सर्वाधिक जो जनघनत्व है, सर्वाधिक जनघनत्व बिहार का है, वो है 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो आइए बात करते हैं भारत के जो जनघनत्व वाले जो राज्य हैं उनमें सबसे अधिक जनघनत्व किन राज्यों का है। तो भारत में सर्वाधिक जनघनत्व वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो देखते हैं कि भारत में सर्वाधिक जनघनत्व वाले राज्य कौन से। पहले नंबर पर है बिहार। अगर बिहार राज्य की बात करें तो बिहार में भारत में सर्वाधिक जनघनत्व है और वो है 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो बिहार का जनघनत्व हुआ 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बिहार के बाद में अगले राज्य की बात करें तो अगला नंबर आता है पश्चिमी बंगाल का। अगर पश्चिमी बंगाल के जनघनत्व की बात करें तो पश्चिमी बंगाल का जनघनत्व 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये पश्चिम बंगाल का जनघनत्व हुआ। तो भारत में सर्वाधिक जनघनत्व बिहार का 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जबकि दूसरे नंबर पर पश्चिमी बंगाल का है 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये हुई बात भारत में सर्वाधिक जनघनत्व वाले राज्यों की। और सर्वाधिक जनघनत्व वाले राज्यों के बाद में हम बात करेंगे आगे भारत में न्यूनतम जनघनत्व वाले राज्य की। तो भारत में न्यूनतम जनघनत्व वाले राज्य की बात करें अगर, तो न्यूनतम जो जनघनत्व है, न्यूनतम जनघनत्व वाला जो राज्य है भारत का वह है अरुणाचल प्रदेश। तो न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा हुआ। न्यूनतम जनघनत्व वाला जो राज्य हुआ वो हुआ अरुणाचल प्रदेश। अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की तो ये भारत का सबसे कम जनघनत्व वाला प्रदेश है और इसका जनघनत्व है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये हुई बात भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य की। तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य की बात करें तो बिहार 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और पश्चिमी बंगाल 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और अगर हम बात करें भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य की तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश से 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये हुई बात जनसंख्या घनत्व की। और आज बात करेंगे हम जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की। तो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की हम अगर बात करें तो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले 3 कारक है। पहला कारक भौतिक कारक है, दूसरा आर्थिक कारक और तीसरा कारक है सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। इसमें जो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक हैं उनमें जो 3 कारक थे उनमें पहले जो कारक था भौतिक कारक। इस भौतिक कारक की बात करते हैं सबसे पहले कि भौतिक कारक क्या है। तो आइए शुरुआत करते हैं भौतिक कारक की। देखिए भौतिक कारक के भी 5 उपकारक है। अब ये 5 उपकारक कौन कौन से हैं, इन भौतिक कारक के 5 उपकारकों की चर्चा करते हैं कि भौतिक कारक के 5 उपकारक कौन कौन से हैं। तो इनमें पहला उपकारक है जल की उपलब्धता। जल की उपलब्धता की बात करें तो जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक उन्हीं स्थानों पर पाया जाएगा जहां जल की उपलब्धता बहुत ज़्यादा मात्रा में है। जल की उपलब्धता की बात करें तो भारत का जो उत्तरी मैदान है अर्थात गंगा का मैदान, वहां पर जनसंख्या का घनत्व सबसे ज़्यादा पाया जाएगा क्योंकि वहां जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। ये भौतिक कारक का एक उपकारक था जल की उपलब्धता। जहां सर्वाधिक मात्रा में जल उपलब्ध होता है वहीं पर जनसंख्या घनत्व भी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ये जनसंख्या घनत्व का पहला उपकारक था जो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित कर रहा था। इस जल की उपलब्धता के बाद में अगला उपकारक है भू आकृति। देखिए भू आकृति की बात करें अगर हम तो वह भूमि की आकृति जो समतल हो, बिल्कुल जो समतल मैदान है उन्हीं क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाएगा। तो जो भू आकृति है ये भी जनघनत्व को प्रभावित करेगा। तो भौगोलिक कारक का एक उपकारक भू आकृति जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण उपकारक है। जहां भूमि समतल और सपाट होगी, रहने लायक होगी, वहां पर सर्वाधिक जनघनत्व पाया जाएगा। तो भू आकृति के बाद में हम अगले उपकारक की बात करें तो अगला उपकारक है जलवायु। जलवायु की अगर हम बात करें तो वह क्षेत्र जहां जलवायु जनसंख्या के रहने के लिए उपयुक्त है वहां पर जनघनत्व सर्वाधिक होगा। अर्थात हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं
कि जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं, जहाँ ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती और ज़्यादा ठंड भी नहीं होती, ऐसे स्थानों पर जनसंख्या ज़्यादा रहेगी। तो जलवायु भी जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। जलवायु के बाद में अगर हम अगले कारक की बात करें, तो जो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करता है, वो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाला भौतिक कारक का दूसरा अगला उपकारक है मृदाएं। मृदाएं भी जन घनत्व को प्रभावित करती है। देखिए, जहाँ की जो मृदाएं जो उपजाऊ होती है, वहाँ जनसंख्या का घनत्व भी सर्वाधिक पाया जाता है। जैसे जो गंगा का जलोढ़ मैदान है, वहाँ जो उपजाऊ मिट्टी है, उन क्षेत्रों में भारत की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि जो मृदाएं हैं वो भी जन घनत्व को प्रभावित करेगी। जो उपजाऊ मृदाएं होगी वहाँ जनसंख्या का घनत्व भी सर्वाधिक पाया जाएगा। तो ये थे भौगोलिक कारक के उपकारक। भौगोलिक कारकों के उपकारक की बात करें तो जल की उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु और मृदाएं, ये जनघनत्व को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण उपकारक थे। भौगोलिक कारक के बाद में हम अगले कारक की बात करेंगे। तो अगला कारक है आर्थिक कारक, जो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करता है। आर्थिक कारकों की अगर हम बात करें तो आर्थिक कारक में भी 3 उपकारक हैं जो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करता है। इन 3 उपकारकों में से अगर हम बात करें सबसे पहले उपकारक की, तो आर्थिक कारक का पहला उपकारक है खनिज। अगर हम खनिज की बात करें तो अधिकतम खनिज जहां उपलब्ध होते हैं, तो उन्हीं स्थानों पर जनसंख्या का घनत्व भी सर्वाधिक होगा। अर्थात सर्वाधिक खनिजों की उपलब्धता वाले स्थानों पर जनसंख्या का घनत्व भी अधिक होगा। आगे अगला उपकारक है आर्थिक कारक का नगरीकरण। अगर नगरीकरण उपकारक की बात करें तो वर्तमान में सर्वाधिक जनसंख्या का घनत्व नगरीय क्षेत्रों की ओर अधिक है। अर्थात नगरों में सर्वाधिक जन घनत्व पाया जाता है। नगरीकरण लगातार जो जनसंख्या है नगरों की ओर प्रवाहित हो रही है, नगरों की ओर जा रही है, जिससे नगरों का जनघनत्व बढ़ता जा रहा है। तो नगरीकरण जो है ये भी जनघनत्व को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण उपकारक है। नगरीकरण के बाद में अगले आर्थिक कारक की बात करें तो अगला जो आर्थिक कारक है वह है औद्योगिकीकरण। औद्योगिकीकरण की अगर हम बात करें तो वर्तमान में जो बड़े बड़े उद्योग है, वो बड़े बड़े उद्योग जनसंख्या को अपनी ओर प्रभावित कर रहा है। तो वर्तमान में जो औद्योगिकीकरण बढ़ रहा है उससे भी जनसंख्या घनत्व प्रभावित हो रहा है, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्रों की ओर सर्वाधिक मात्रा में जनसंख्या का विस्तार हो रहा है। अर्थात सर्वाधिक मात्रा में जनसंख्या जो है औद्योगिक क्षेत्रों की ओर जा रही है, जिससे वहाँ का जनघनत्व प्रभावित हो रहा है। तो ये था जनघनत्व को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक। आर्थिक कारकों में खनिज, नगरीकरण और औद्योगिकरण 3 उपकारक थे। आर्थिक कारक के बाद में हम अगले कारक की बात करेंगे सामाजिक और सांस्कृतिक कारक की। तो आइए शुरुआत करते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक कारक की कि सामाजिक और सांस्कृतिक कारक क्या है। सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों में बात करें तो पहला उपकारक है धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व वाले स्थान। अगर हम धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व वाले स्थानों की बात करें तो वर्तमान में जनसंख्या का प्रवास अधिकतर उन्हीं क्षेत्रों की ओर हो रहा है जो धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखते हैं। इनमें बड़े बड़े धार्मिक नगर आते हैं जिनकी अपनी संस्कृति होती है। ऐसे धार्मिक नगरों की ओर जनसंख्या का लगातार प्रवास होता है, जिससे उन क्षेत्रों की जनसंख्या बढ़ जाती है और उन क्षेत्रों की जनसंख्या के बढ़ने से वहाँ का जनसंख्या घनत्व भी प्रभावित होता है। तो बड़े बड़े नगर जैसे केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, यहाँ बड़े बड़े मंदिर हैं और ये लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो लोग लगातार ऐसे बड़े बड़े नगर हैं जो बड़े महत्व वाले हैं, जिनमें धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व वाले बहुत अच्छे अच्छे स्थान हैं जैसे मंदिर वगैरह। तो उन स्थानों की ओर जनसंख्या का लगातार प्रवास हो रहा है, तो जिससे जनसंख्या घनत्व प्रभावित हो रहा है। तो धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व वाले स्थान भी जनसंख्या घनत्व को प्रभावित कर रहे हैं। ये सामाजिक और सांस्कृतिक कारक था। इस तरह से हमने देखा जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की हम बात करें तो इनमें जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों में हमने देखा भौतिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों में अगर बात करें भौगोलिक कारक की,
तो भौगोलिक कारक अर्थात पृथ्वी की बनावट कैसी है, इस पृथ्वी की जो बनावट है वो किस प्रकार से है, पृथ्वी किस प्रकार से बनी हुई है, और इस पृथ्वी जो रूपी जो क्षेत्र है, इस पृथ्वी रूपी क्षेत्र में लोगों का निवास कितना महत्वपूर्ण है। अर्थात हम इसे इस तरह से कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी की बनावट कैसी है और इस पर लोग किस प्रकार से रहते हैं। अगला कारक था आर्थिक कारक। आर्थिक कारक से तात्पर्य अर्थव्यवस्था से है। यहाँ की अर्थव्यवस्था की बात करें तो यहाँ की अर्थव्यवस्था वैसे कृषि पर निर्भर है, और जहाँ जिस क्षेत्र में अर्थव्यवस्था के अच्छे साधन हैं वहाँ पर अधिकतम लोग निवास करेंगे, तो अर्थव्यवस्था वाले स्थान भी जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करेगा, जिसमें खनिज नगरीकरण और औद्योगिकीकरण आता है। फिर अगला कारक सामाजिक और सांस्कृतिक जो कारक है, इसकी बात करें तो सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व रखने वाले इसमें स्थान आते हैं। जो सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व रखते हैं वो लोगों को अपनी ओर अधिक आकर्षित करते हैं। तो ये हुई बात जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की। और आज हम बात करेंगे जनसंख्या परिवर्तन की। तो जनसंख्या परिवर्तन की बात करते हैं कि जनसंख्या परिवर्तन क्या है। तो किसी क्षेत्र में निश्चित समय के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन। किसी क्षेत्र में निश्चित समय के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में जो परिवर्तन है वही जनसंख्या परिवर्तन कहलाता है। अगर इस जनसंख्या परिवर्तन की बात करें तो ये जनसंख्या जो परिवर्तन है यह धनात्मक भी हो सकता है या ऋणात्मक भी हो सकता है। तो धनात्मक या ऋणात्मक से तात्पर्य है कि उस क्षेत्र की जनसंख्या तो घट सकती है या बढ़ सकती है। धनात्मक परिवर्तन में जनसंख्या बढ़ेगी और ऋणात्मक परिवर्तन में जनसंख्या घटेगी। तो देखिए कोई क्षेत्र है मान लीजिए, तो उस क्षेत्र में जैसे 2011 से 2021 से ये समय अंतराल है मान लीजिए, तो किसी क्षेत्र में निश्चित समय के दौरान जो बसे हुए लोगों की संख्या है, जैसे कोई क्षेत्र है और उसमें 2011 से 2021 जो निश्चित समय अवधि है, इस निश्चित समय अवधि के दौरान जो लोग बस रहे हैं, कितने लोग वहाँ रह रहे हैं, वहाँ जो लोग रह रहे हैं उन लोगों की संख्या में जो परिवर्तन हो रहा है उस निश्चित अवधि के दौरान, अर्थात यूँ समझ सकते हैं इसको हम कि किसी क्षेत्र में निश्चित समय के दौरान जो बसे हुए जो लोग हैं उनमें जो परिवर्तन हो रहा है वह जनसंख्या परिवर्तन है। यह परिवर्तन या तो धनात्मक हो सकता है या ऋणात्मक भी हो सकता है। धनात्मकता से तात्पर्य है वहाँ की जनसंख्या बढ़ सकती है और ऋणात्मकता से तात्पर्य है वहाँ की जनसंख्या घट सकती है। यही जनसंख्या परिवर्तन है। तो जनसंख्या परिवर्तन से क्या तात्पर्य है? तो जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य है किसी क्षेत्र में निश्चित समय के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन। आगे है जनसंख्या वृद्धि। देखिए नाम से पता लग रहा है जनसंख्या वृद्धि अर्थात वहाँ की जनसंख्या बढ़ रही है। तो जनसंख्या वृद्धि से क्या तात्पर्य? किसी समय के दौरान या समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाली जनसंख्या में धनात्मक परिवर्तन। तो धनात्मक परिवर्तन अर्थात वहाँ की जनसंख्या बढ़ रही है, तो समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाला जो जनसंख्या में धनात्मक परिवर्तन है वह धनात्मक परिवर्तन ही जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। यहाँ पर जनसंख्या बढ़ रही है उस क्षेत्र की, जैसे मान लीजिए ये क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र में समय के दो अंतरालों की अगर बात करें, निश्चित समय अंतराल जिसे हम कह सकते हैं, जैसे 2011 से हम 2021 की अवधि ले सकते हैं। इस 2011 से 2021 के बीच की अगर बात करें तो इस बीच के समय में जो जनसंख्या में धनात्मक परिवर्तन आया, अर्थात इस दौरान वहाँ की जो जनसंख्या बढ़ी वह बढ़ी हुई जनसंख्या ही जनसंख्या वृद्धि कहलाएगी। यह परिवर्तन धनात्मकता को दर्शाता है, अर्थात वहाँ की जनसंख्या बढ़ती है, यही जनसंख्या वृद्धि है। तो जनसंख्या वृद्धि से तात्पर्य है समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाला जनसंख्या में धनात्मक परिवर्तन। यह वृद्धि कैसी होती है? यह वृद्धि है वो धनात्मक होती है। यहाँ पर जनसंख्या बढ़ती है तो यही जनसंख्या वृद्धि है। तो समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाला जनसंख्या में धनात्मक परिवर्तन ही जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। ये जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा हुई। जनसंख्या वृद्धि को हम
प्रतिशत में व्यक्त कर सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि को किस में व्यक्त किया जाता है? तो जनसंख्या वृद्धि को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है कि उस क्षेत्र की जनसंख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि या कितने प्रतिशत कमी हुई। तो जनसंख्या वृद्धि को किस में व्यक्त किया जाता है? जनसंख्या वृद्धि को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। ये जनसंख्या वृद्धि के बारे में हुआ। आगे हम बात करते हैं जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि। तो जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि क्या है? देखिए, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि किसी क्षेत्र विशेष के दो समयांतरालों में किसी क्षेत्र विशेष के दो समयांतरालों में जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या। देखिए, किसी क्षेत्र विशेष के दो समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु के अंतर से जो जनसंख्या बढ़ती है वही जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर है। तो समय के दो अंतरालों में जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या को ही जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। इसमें जन्म माइनस मृत्यु ये जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है कि जन्म लेने वाले व्यक्ति कितने हैं और मरने वाले व्यक्ति उनमें कितने हैं। तो देखिए, जन्म माइनस मृत्यु, यहाँ पर कितने लोगों ने जन्म लिया और कितने लोगों की मृत्यु हुई। अगर इनके बीच में हम बात करें जन्म और मृत्यु के अंतर से जो जनसंख्या बढ़ती है वही जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है। इसमें जन्म लेने वाले लोगों की संख्या अधिक होती है और मरने वाले लोगों की संख्या कम होती है, जिससे कुछ मात्रा में जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है। यही क्या है? यही जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। इसमें जन्म ज़्यादा होता है और मृत्यु कम होती है। ये जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि हुई। आगे हम बात करेंगे जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि की, कि जनसंख्या की जो धनात्मक वृद्धि है वो क्या है। तो आइए शुरुआत करते हैं जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि की। जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो या अन्य देशों से लोग प्रवास कर किसी देश में बस जाएं, तो वह कहलाती है जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि। तो जनसंख्या की जो धनात्मक वृद्धि होती है इसमें जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होती है। जन्म लेने वाले लोगों की संख्या अधिक होती है और मरने वाले लोगों की संख्या इसमें कम होती है। तो जैसे मान लो कोई क्षेत्र है और इस क्षेत्र में कोई व्यक्ति जन्म ले रहे हैं और कई व्यक्ति इसमें जो है मर रहे हैं, तो इसमें क्या जन्म लेने वाले लोग हैं वो ज़्यादा होते हैं मरने वाले लोगों से। तो जब जन्म लेने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होगी तो जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि होगी। तो यही जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि है। तो जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि क्या है? जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो या अगर हम बात करें तो अन्य देशों से लोग प्रवास कर किसी दूसरे देश में जाकर बस जाएं, तो जिस देश में लोग जाकर बस रहे वह वहाँ की जनसंख्या को बढ़ा देगा। जैसे मान लो कोई देश है और उस देश से कोई दूसरे देश में जाकर कोई व्यक्ति बस रहा है, तो वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिससे जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि होगी। तो जब किसी देश में स्थायी रूप से लोग किसी किसी देश से आकर बस जाते हैं तो इससे भी जनसंख्या बढ़ जाती है। तो जनसंख्या की ये धनात्मक वृद्धि दर है जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो या बात करें तो अन्य देशों से लोग स्थायी रूप से प्रवास कर किसी दूसरे देश में बस जाएं, तो उसे जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि कहते हैं। तो ये हुई बात जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि की। जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि के बाद हम आगे बात करेंगे जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि। तो जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि क्या है? देखिए, जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि, यदि मान लीजिए कि दो समयांतराल है, यदि दो समयांतरालों के बीच किसी क्षेत्र की जनसंख्या कम हो जाए, तो दो समयांतरालों के बीच जब किसी क्षेत्र की जनसंख्या कम हो जाए तो यह क्या कहलाएगी? जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि। और यह तब होगी जब जन्म दर कम और मृत्यु दर अधिक होगी या लोग किसी दूसरे देश से प्रवास कर जाएं, तो जनसंख्या की ये ऋणात्मक वृद्धि दर है। क्या है जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि दर? यदि दो समय अंतरालों के बीच किसी क्षेत्र की जनसंख्या कम हो जाए
तो वह जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि दर कहलाएगी। यह तब होती है जब जन्म दर कम और मृत्यु दर अधिक है या लोग अपने मूल स्थान को छोड़कर चले जाएं, तो उससे भी जनसंख्या घटती है। जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि अर्थात जनसंख्या का घटना। तो जनसंख्या कब घटती है? जब किसी क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए कि यह क्षेत्र है, यहाँ जन्म लेने वाले लोग कम हैं और जन्म लेने के बजाय मरने वाले जो लोग हैं, इन मरने वाले लोगों की जो संख्या है वो ज़्यादा है, तो जन्म कम और मृत्यु ज़्यादा होगी तो जनसंख्या घटेगी। यही जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि है। जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि के साथ ही आज का अपना यह टॉपिक समाप्त होता है। देखिए, हम बात कर रहे थे कक्षा 12 मानव भूगोल अध्याय नंबर 2 विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि की। तो आइए इसमें आगे शुरुआत करते हैं विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि में। आज हम बात करेंगे जनसंख्या परिवर्तन के घटक। तो जनसंख्या परिवर्तन के घटकों की हम बात करें तो जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक माने गए हैं। कौन कौन से 3 घटक जनसंख्या परिवर्तन के? तो जनसंख्या परिवर्तन के जो 3 घटक है उसमें जन्म है, मृत्यु है, प्रवास है। तो पहला है जन्म, दूसरा मृत्यु और तीसरा प्रवास। ये जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक है। इनमें हम पहले घटक जन्म की बात करें तो मान लीजिए किसी क्षेत्र में जन्म लेने वाले बच्चे अधिक है और मरने वाले बच्चों की संख्या कम है, तो वहाँ जनसंख्या परिवर्तन होगा, लेकिन जनसंख्या में जो परिवर्तन होगा वो होगा धनात्मक परिवर्तन। तो जब किसी क्षेत्र में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या मरने वाले बच्चों की संख्या से अधिक होती है तो वहाँ धनात्मक परिवर्तन होता है। ये जनसंख्या परिवर्तन का प्रमुख घटक है। इसमें अशोधित जन्म दर से इसको व्यक्त किया जाता है। अशोधित जन्म दर क्या है? देखिए, इसे प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। अर्थात इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि प्रति 1000 महिलाओं ने जितने बच्चों को जन्म दिया उसमें से कितने बच्चे जीवित बचे, उसके द्वारा अशोधित जन्म दर को व्यक्त किया जाता है। अशोधित जन्म दर को एक सूत्र द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। देखिए क्या है इसका सूत्र। अशोधित जन्म दर बराबर किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म बटे उस वर्ष विशेष के मध्य जनसंख्या इंटू 1000। इसे इस सूत्र के द्वारा अभिव्यक्त किया जा सकता है। तो अशोधित जन्म दर का सूत्र क्या है? किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म बटे किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य जनसंख्या इंटू 1000। यदि हम किसी वर्ष विशेष में जन्म लेने वाले जीवित बच्चों में उस क्षेत्र विशेष के मध्य जो जनसंख्या है उसका भाग देकर 1000 से गुणा कर देंगे तो वहाँ अशोधित जन्म दर निकलकर सामने आ जाएगा। तो यह अशोधित जन्म दर का सूत्र हुआ। तो जनसंख्या परिवर्तन के घटकों में पहला घटक हुआ जन्म, और जन्म के बाद में अगला घटक आता है मृत्यु। मृत्यु को हम किस तरह से अभिव्यक्त कर सकते हैं? देखिए, जो मृत्यु है इसमें जो है किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या से इसे अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो मृत्यु इसे हम अशोधित मृत्यु दर के रूप में अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो अब अशोधित मृत्यु दर क्या है? देखिए, किसी क्षेत्र विशेष में किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे जो मृतकों की संख्या है उसे मृत्यु दर कहा जाता है। अर्थात हम इसको इस तरह से अभिव्यक्त कर सकते हैं कि मान लीजिए कि 1000 महिलाओं ने बच्चों को जन्म दिया और उन 1000 बच्चों में से कितने बच्चों की मृत्यु हो गई, इसे ही अशोधित मृत्यु दर कहा जाएगा। तो किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या को ही अशोधित मृत्यु दर कहा जाता है। इसे हम एक सूत्र के द्वारा समझ सकते हैं। देखिए, किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या बटे उस वर्ष के मध्य अनुमानित जनसंख्या इंटू 1000, यह अशोधित मृत्यु दर का सूत्र है। तो अशोधित मृत्यु दर का सूत्र क्या है? देखिए, किसी वर्ष विशेष के मध्य मृतकों की संख्या बटे इस वर्ष के मध्य अनुमानित जनसंख्या इंटू 1000। तो ये हुई बात अशोधित मृत्यु दर के सूत्र की। तो मृत्यु भी जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख घटक है। मृत्यु के बाद में अगला घटक है प्रवास। प्रवास की बात करें तो प्रवास 2 प्रकार का होता है, आप्रवास और उत्प्रवास। प्रवास का अर्थ क्या होता है?
किसी स्थान विशेष को छोड़कर चले जाना ही प्रवास कहलाता है। जैसे हम प्रवास की बात करें तो किसी स्थान को छोड़कर या किसी देश को छोड़कर जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश में चले जाते हैं, तो जिस देश को छोड़कर या किसी स्थान को छोड़कर गए, वह स्थान उनका प्रवास कहलाएगा। और जिस स्थान पर आए, वह उस स्थान या जो देश है वहाँ के प्रवासी कहलाएंगे। तो प्रवास में क्या होता है, व्यक्ति किसी स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर बस जाता है। तो किसी स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर बसना ही क्या कहलाएगा, प्रवास कहलाएगा। अर्थात हम प्रवास के बारे में बात करें तो देखिए, प्रवास की एक और परिभाषा है, एक स्थान से लोगों का दूसरे स्थान की ओर गमन करना। तो एक स्थान से लोगों का दूसरे स्थान की ओर गमन करना ही क्या कहलाएगा, प्रवास कहलाएगा। ये हुई बात प्रवास की परिभाषा की। प्रवास की परिभाषा के बाद में हम बात करेंगे प्रवास के प्रकारों की। तो प्रवास दो प्रकार का होता है। देखिए, प्रवास के दो प्रकार कौन कौन से हैं। प्रवास का जो पहला प्रकार है वो है आप्रवास, अर्थात किसी स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर बस जाना। तो जिस स्थान को छोड़कर लोग दूसरे स्थान पर जाकर बसे, तो जहाँ पर लोग आकर बसे वही आप्रवास कहलाएगा, अर्थात आना ही आप्रवास कहलाता है। तो आप्रवास की परिभाषा क्या होगी। देखिए, आप्रवास में जो प्रवासी होते हैं, वो प्रवासी क्या करते हैं, वो प्रवासी किसी स्थान को छोड़कर, आप्रवास में क्या होता है, प्रवासी किसी स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर क्या करते हैं, बसते हैं। तो किसी स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर आकर बसना ही आप्रवास कहलाएगा। आप्रवास की ये हुई परिभाषा। आप्रवास सीधा सा अर्थ आ रहा है, देखिए, आकर बसना। जैसे कोई स्थान है और उस स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर आकर बस गए, तो जिस स्थान पर लोग आकर बसे वह स्थान उनके लिए आप्रवास कहलाएगा। तो ये हुई बात आप्रवास की परिभाषा की, जिसमें व्यक्ति किसी स्थान को छोड़कर नए स्थान पर आकर बस जाते हैं। अगर हम बात करें आप्रवास के बाद में अगली परिभाषा की, तो वो आती है उत्प्रवास की। आप्रवास और उत्प्रवास दोनों को हम एक उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं। देखिए, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, जैसे राजस्थान का कोई व्यक्ति है, इसको इस तरह से समझते हैं, जैसे मान लो कोई राजस्थानी है और वह राजस्थान से किसी दूसरे स्टेट में, जैसे मध्य प्रदेश मान लीजिए कि वहाँ पर जाकर बसता है। तो राजस्थान को छोड़कर जब वह व्यक्ति मध्य प्रदेश में गया, तो मध्य प्रदेश जो नया स्थान था उसके लिए वो होगा आप्रवास। तो यहाँ मध्य प्रदेश में आकर वो बसेगा तो वो आप्रवास होगा। और राजस्थान को देखिए, वो छोड़कर गया है, तो वह छोड़कर गया वह स्थान, जो पुराना स्थान था उसका, वह उत्प्रवास कहलाएगा। तो इसका सीधा सा अर्थ है, किसी स्थान पर आकर बसना आप्रवास और किसी मूल स्थान को छोड़कर जाना उत्प्रवास कहलाएगा। तो उत्प्रवास को हम देखिए दोबारा से समझ लेते हैं कि उत्प्रवास क्या होता है। आप्रवास की हमने बात कर ली और आप्रवास के बाद में हम आगे बात करेंगे उत्प्रवास की। तो उत्प्रवास का अर्थ होता है किसी मूल स्थान को छोड़कर चले जाना। उत्प्रवास का अर्थ क्या होता है, जब कोई प्रवासी, मान लीजिए कोई भी प्रवासी है और वह प्रवासी अपने मूल स्थान को छोड़कर चला जाता है, तो जिस मूल स्थान को छोड़कर गया वह उसके लिए उत्प्रवास होगा। वह उसके लिए क्या होगा, उत्प्रवास होगा। तो यहाँ पर व्यक्ति अपने मूल स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर बसता है और अपने जो पहले का स्थान था उसको छोड़ देता है। तो जो पहले का स्थान था वह उसके लिए उत्प्रवास होगा। तो इसको सीधे अर्थों में हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कोई व्यक्ति है और वह व्यक्ति अपने पुराने स्थान को छोड़कर चला गया, तो जो पुराना स्थान था उसके लिए वो उत्प्रवास होगा। जिससे यहाँ पर हम राजस्थान और मध्य प्रदेश का जो उदाहरण ले रहे थे पहले, तो राजस्थान को छोड़कर जब व्यक्ति उस मध्य प्रदेश से नए राज्य में गया, तो जो पुराना राज्य उसका जो राजस्थान था वह उसके लिए उत्प्रवास होगा, क्योंकि यह मूल स्थान को छोड़ने का कारण बनता है। और जो मध्य प्रदेश है वो उसके लिए आप्रवास होगा। तो सीधा सा अर्थ हुआ कि जिस स्थान को व्यक्ति छोड़कर जाता है, तो वह पुराना स्थान जिसको व्यक्ति छोड़कर गया
वह उसके लिए उत्प्रवास होगा। और जिस स्थान पर व्यक्ति आकर बसा, तो वह नया स्थान जहाँ पर व्यक्ति आकर बसा वह उसके लिए आप्रवास होगा। तो ये हुई बात आप्रवास और उत्प्रवास की परिभाषा की। आप्रवास और उत्प्रवास की परिभाषा के साथ ही जनसंख्या जो परिवर्तन है, जनसंख्या परिवर्तन के जो प्रमुख घटक है वो समाप्त होते हैं। देखिए, हम बात कर रहे थे कक्षा 12 मानव भूगोल अध्याय नंबर 2 विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि की। और इसमें आज हम बात करेंगे विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि में प्रवास को प्रभावित करने वाले कारकों की। इसमें पहला कारक है प्रतिकर्षक कारक। प्रतिकर्षक कारक उद्गम स्थान को कम आकर्षित करता है, अर्थात लोगों को ये अपनी ओर आकर्षित कम करता है। और प्रतिकर्षक कारक में भी देखिए बेरोजगारी है, राजनीतिक उपद्रव, महामारियाँ, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन। तो ये लोगों को अपनी ओर कम आकर्षित करता है ये कारक। बेरोजगारी, राजनीतिक उपद्रव, महामारियाँ, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन। इसमें हम बात करें बेरोजगारी की, तो देखिए जहाँ पर बेरोजगारी की समस्याएं ज़्यादा होगी वहाँ पर लोग कम आकर्षित होंगे। तो बेरोजगारी जहाँ होती है, जहाँ रोजगार के साधन नहीं होते, उस क्षेत्रों की ओर लोग कम आकर्षित होते हैं। वहाँ पर लोग जो है प्रवास नहीं करते। तो यह जो है प्रतिकर्षक कारक का एक उपकारक है बेरोजगारी, जो प्रवास को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। बेरोजगारी लोगों को अपनी ओर कम आकर्षित करती है, इसलिए बेरोजगारी वाले क्षेत्रों की ओर लोग नहीं जाते। इसके बाद में है राजनीतिक उपद्रव। राजनीतिक उपद्रव की बात करें तो ऐसे स्थान जहां लड़ाई दंगे या राजनीतिक उपद्रव होते रहते हैं, राजनीतिक अशांति होती रहती है, वो क्षेत्र भी लोगों को अपनी ओर कम आकर्षित करते करते हैं। तो राजनीतिक उपद्रव भी प्रवास को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक माना गया है। राजनीतिक उपद्रव के बाद में हम बात करें विभिन्न प्रकार के जो उपद्रव होते हैं, ये विभिन्न प्रकार के जो उपद्रव, लड़ाई दंगे वगैरह जो होते रहते हैं, राजनीतिक अशांति होती है, वो भी लोगों को अपनी ओर कम आकर्षित करती है। तो इसके बाद में आता है महामारियाँ। महामारियों की बात करें तो ऐसे क्षेत्र जहाँ विभिन्न प्रकार की महामारियाँ फैली हुई है, विभिन्न प्रकार के रोग फैले हुए हैं, वहाँ पर भी लोग जाना कम पसंद करेंगे। तो महामारियाँ जो है ये भी प्रवास को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक माना गया है। और महामारियाँ प्रतिकर्षक कारक में आती है। देखिए जहाँ विभिन्न प्रकार की महामारियाँ, बीमारियाँ जो फैली हुई है, वो लोगों को कम आकर्षित करेगी अपनी ओर आने से। तो ये भी जो है प्रतिकर्षक कारक है जो उद्गम स्थान को कम आकर्षित करता है। इसके बाद में सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन। सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन की बात करें तो वे क्षेत्र जो सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, वहाँ पर भी लोग कम जाना पसंद करेंगे। तो यह भी एक प्रतिकर्षक कारक है, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन, जो प्रवास को प्रभावित करेगा। इसके बाद में है अगले कारक अपकर्षक कारक। अपकर्षक कारक का अर्थ होता है लोगों को अपनी ओर अधिक आकर्षित करना। तो यह अपकर्षक कारक है, लोगों को अपनी ओर अधिक आकर्षित करता है। इसमें भी अनेक कारक है। अपकर्षक कारकों की बात करें तो इसमें पहला कारक है काम के बेहतर अवसर। जहाँ पर काम के बेहतर अवसर होंगे, रोजगार के जहाँ साधन होंगे, वह स्थान लोगों को अपनी ओर अधिक आकर्षित करेगा। तो काम के जहाँ बेहतर अवसर होते हैं, वो स्थान लोगों को अपनी ओर अधिक आकर्षित करने के कारण वहाँ की जनसंख्या बढ़ती है और प्रवास को प्रभावित करता है। तो अपकर्षक कारक भी प्रवास को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। इसमें जहाँ काम के बेहतर साधन उपलब्ध होते हैं, उस स्थान की ओर लोग अधिक आकर्षित होते हैं। इसके बाद में है रहन सहन की अच्छी दशाएं। जहाँ रहन सहन की दशाएं अच्छी होगी, जहाँ रहने की अच्छी व्यवस्थाएं होगी, उस स्थान की ओर भी लोग अधिक आकर्षित होंगे। तो जो रहन सहन की अच्छी दशाएं हैं, ये भी लोगों को अधिक आकर्षित करती है और ये प्रवास को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक भी है, रहन सहन की अच्छी दशाएं। इसके बाद में हम बात करें शांति और सुख समृद्धि की। वे क्षेत्र जहाँ पर शांति और सुख समृद्धि होती है, शांति होती है और विभिन्न प्रकार की सुख सुविधाएं होती है, वह स्थान भी लोगों को अपनी ओर अधिक आकर्षित करेगा। तो शांति और सुख समृद्धि भी लोगों को
अपनी ओर आकर्षित करने में सबसे अच्छे जो है कारक है। इसके बाद में है अनुकूलित जलवायु। जहाँ की जलवायु अनुकूलित होगी, अच्छी जलवायु होगी, रहन सहन के लिए उपयुक्त होगी, वह क्षेत्र भी लोगों को अपनी ओर अधिक आकर्षित करेगा। तो ये अनुकूलित दशाएं भी प्रवास को प्रभावित करने वाली एक महत्वपूर्ण कारक है। अनुकूलित दशाओं के बाद में हम प्रवास को प्रभावित करने वाले अगले कारक की बात करें तो अगला कारक है जीवन और संपत्ति की सुरक्षा। जहाँ हमारे जीवन की सुरक्षा होगी, हमारी संपत्ति की सुरक्षा होगी, वह क्षेत्र भी प्रवास को प्रभावित करेगा। मतलब जहाँ हमारे जीवन और संपत्ति की सुरक्षा होगी, वह स्थान लोगों को अपनी ओर अधिक आकर्षित करेगा। अतः जीवन और संपत्ति की सुरक्षा भी प्रवास को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। तो ये हुई बात प्रवास को प्रभावित करने वाले कारकों की, जिसमें प्रतिकर्षक कारक और अपकर्षक कारक महत्वपूर्ण थे। प्रतिकर्षक कारक उद्गम स्थान को कम आकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षक कारक का अर्थ होता है कि ये जो प्रतिकर्षक कारक है, यहाँ पर लोग इसकी ओर कम आकर्षित होते हैं, जिसमें बेरोजगारी, राजनीतिक उपद्रव, महामारियाँ, आर्थिक और सामाजिक पिछड़ापन आता था। इसके बाद में जो अपकर्षक कारक है, अपकर्षक मतलब लोगों को अधिक आकर्षित करना। तो ये कारक लोगों को अपनी ओर अधिक आकर्षित करता है, जिसमें जो है अपकर्षक कारक है, इसमें विभिन्न कारक आते थे, जैसे काम के बेहतर अवसर, रहन सहन की अच्छी दशाएं, शांति और सुख समृद्धि, अनुकूलित जलवायु, जीवन व संपत्ति की सुरक्षा। ये थे प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक। आज हम इसमें जनांकी के संक्रमण सिद्धांत की बात करेंगे। तो इस सिद्धांत का उपयोग, जो जनांकी के संक्रमण सिद्धांत है ना, इस सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन, जो मान लीजिए कोई भी क्षेत्र है उसकी जनसंख्या का वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। तो प्रश्न आ जाए कि जनांकी के संक्रमण सिद्धांत का जो उपयोग है वो किसके पूर्वानुमान के लिए किया जाता है, तो भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो जनांकी के संक्रमण सिद्धांत क्या है, देखिए, इस सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। यही जनांकी के संक्रमण सिद्धांत है। और जो ये सिद्धांत है, जनांकी के संक्रमण सिद्धांत, ये किसी देश की जनसंख्या के उच्च जन्म व उच्च मृत्यु से निम्न जन्म व निम्न मृत्यु में परिवर्तन को दर्शाता है। अगर हम बात करें जनांकी के संक्रमण सिद्धांत की, तो ये किसी प्रदेश की जनसंख्या में उच्च जन्म और उच्च मृत्यु से निम्न जन्म और निम्न मृत्यु में जो परिवर्तन होता है, उन परिवर्तनों को ये सिद्धांत दर्शाता है, जनांकी के संक्रमण सिद्धांत। इसमें जो परिवर्तन होते हैं वो विभिन्न अवस्थाओं में होती है। इसमें जो जनांकी के संक्रमण सिद्धांत है, इसमें जो परिवर्तन होते हैं वो कई अवस्थाओं में होते हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है, जनांकी के चक्र कहा जाता है। तो जनांकी के संक्रमण सिद्धांत में जो परिवर्तन होते हैं वो विभिन्न अवस्थाओं में होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, जनांकी के चक्र के रूप में जिन्हें जाना जाता है। ऐसे सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। इससे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई क्षेत्र है और इस क्षेत्र में वर्तमान में 20,000 लोग रहते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में भविष्य में इस क्षेत्र की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, इसके पूर्वानुमान के लिए इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। तो जनांकी के संक्रमण सिद्धांत जो होता है, इसका उपयोग जो वर्तमान में किसी क्षेत्र की जो जनसंख्या है और उस क्षेत्र की जनसंख्या में आने वाले दिनों में कितने लोगों की वृद्धि होगी, उसके लिए किया जाता है। तो यही जनांकी के संक्रमण सिद्धांत है। वैसे सिद्धांत की बात करें तो इसमें उच्च जन्म और उच्च मृत्यु होती है प्रारंभ में, लेकिन अगर हम बात करें बाद में आने वाले दिनों में, तो इसमें धीरे धीरे परिवर्तन होने लगता है और इसमें जो है उच्च जन्म और उच्च मृत्यु से निम्न जन्म और निम्न मृत्यु में ये परिवर्तन को दर्शाने लगता है। और ये जो परिवर्तन है विभिन्न अवस्थाओं में होते हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से जनांकी चक्र के रूप में जाना जाता है। वैसे हम बात करें सिद्धांत, तो यह सिद्धांत हमें ग्रामीण खेतिहर जो अशिक्षित लोग होते हैं उनके बारे में जानकारी देता है, और साथ ही नगरीय औद्योगिक मतलब जो साक्षर लोग होते हैं उनके बारे में भी हमें जानकारी प्रदान करता है। तो ये था जनांकी के संक्रमण सिद्धांत।
जिसमें जो है जनांगीय संक्रमण सिद्धांत में वैसे तो अशिक्षित जो ग्रामीण खेतिहर लोग होते हैं वो भी आते हैं, और इसके साथ साथ ही जो नगरीय औद्योगिक के क्षेत्रों में रहने वाले साक्षर लोग हैं वो भी आते हैं। इनके बारे में ये सिद्धांत हमें जानकारी प्रदान करता है। तो जनांगीय संक्रमण सिद्धांत क्या है? तो जनांगीय संक्रमण सिद्धांत है कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए जिस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है वह जनांगीय संक्रमण सिद्धांत कहलाता है। आगे हम बात करेंगे जनांगीय संक्रमण सिद्धांत की विभिन्न अवस्थाओं की, कि जनांगीय संक्रमण सिद्धांत की विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं जनांगीय संक्रमण सिद्धांत की अवस्थाओं की। इसमें 3 अवस्थाएं आती है जनांगीय संक्रमण सिद्धांत में। प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था। इस प्रकार से इस सिद्धांत में 3 अवस्थाएं। प्रथम अवस्था जो है, इस प्रथम अवस्था में प्रारंभ में उच्च प्रजननशीलता और उच्च मृत्यांतता होती है। मतलब जन्म लेने वाले बच्चों की संख्याएं भी ज़्यादा होती है तो मरने वाले बच्चों की संख्याएं भी ज़्यादा होती है। तो ये प्रथम अवस्था में होता है उच्च प्रजननशीलता और साथ ही उच्च मृत्यांतता। इसके बाद में हम बात करें अगर, तो इसमें अधिकतर ग्रामीण जो खेतिहर लोग हैं वो आते हैं। प्रथम अवस्था में कौन आते हैं? अधिकतर ग्रामीण खेतिहर लोग। जो जनांगीय संक्रमण सिद्धांत की अवस्था है उसमें प्रथम अवस्था है। इसमें उच्च प्रजननशीलता, उच्च मृत्यांतता और अधिकतर ग्रामीण खेतिहर लोग ये आते हैं। इसके साथ ही अगर हम आगे बात करें प्रथम अवस्था की, तो अधिकतर ग्रामीण खेतिहर लोगों के बाद में आगे प्रौद्योगिकी का स्तर आता है, जिसमें क्या होता है, प्रौद्योगिकी का स्तर निम्न होता है। जो प्रौद्योगिकी है इसका स्तर ज़्यादा होता नहीं है क्योंकि ग्रामीण अशिक्षित लोग हैं। प्रौद्योगिकी का स्तर इसमें निम्न होता है। द्वितीय अवस्था है। इस द्वितीय अवस्था में प्रारंभ में जो प्रजननशीलता होती है वो उच्च होती है लेकिन समय के साथ साथ घटती है। तो जनांगीय संक्रमण सिद्धांत की द्वितीय अवस्था में प्रारंभ में प्रजननशीलता अधिक लेकिन समय के साथ साथ घटती है। इसी के साथ ही जनांगीय संक्रमण सिद्धांत की तीसरी अवस्था आती है। जो तीसरी अवस्था है इसमें क्या होता है, जो तीसरी अवस्था है इसमें प्रजननशीलता और मृत्यांतता दोनों ही अधिक घट जाती है। प्रजननशीलता भी ज़्यादा घटती है तो मृत्यांतता भी ज़्यादा घट जाती है, दोनों इसमें अधिक मात्रा में घट जाती है। इसके बाद में इसमें जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या मंद गति के साथ बढ़ती है। तो इसमें क्या होता है, जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या फिर स्थिर होने के साथ ही मंद गति से घट भी सकती है। तो ये तृतीय अवस्था थी जिसमें जनसंख्या या तो मंद गति के साथ घटती है या फिर स्थिर रह जाती है। ये थी जनांगीय संक्रमण सिद्धांत की अवस्थाएं। 3 अवस्थाएं थी, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था। अगर प्रथम अवस्था की बात करें तो इसमें उच्च प्रजननशीलता और उच्च मृत्यांतता होती थी। अधिकतर ग्रामीण खेतिहर लोग आते थे और प्रौद्योगिकी का स्तर निम्न होता था। द्वितीय अवस्था में प्रारंभ में प्रजननशीलता उच्च लेकिन समय के साथ घटती थी। और तृतीय अवस्था में अगर हम बात करें तो प्रजननशीलता और मृत्यांतता दोनों ही अधिक घट जाती थी। या फिर हम बात करें इसमें, तो इसमें जो जनसंख्या या तो स्थिर होती थी या फिर धीरे धीरे क्या होने लगती थी, घटने लगती थी। ये थी जनांगीय संक्रमण सिद्धांत की विभिन्न अवस्थाएं। और अब बात करेंगे हम जनसंख्या नियंत्रण के उपायों की। तो आइए शुरुआत करते हैं जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण के उपायों की बात करें तो वर्तमान में जिस तरह से विश्व की जनसंख्या बहुत तीव्र गति के साथ बढ़ रही है उसको नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। तो बढ़ती हुई जनसंख्या को कैसे नियंत्रित किया जाए, इस जनसंख्या के नियंत्रण के उपाय कौन कौन से हैं, आइए शुरुआत करते हैं जनसंख्या नियंत्रण के उपायों की। तो जनसंख्या नियंत्रण के उपायों में पहला उपाय है परिवार नियोजन कार्यक्रम। देखिए, बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए परिवार नियोजन जैसे कार्यक्रम अपनाने चाहिए। सभी लोगों को इसके लिए जो परिवार नियोजन कार्यक्रम है इसके लिए बताने चाहिए कि परिवार नियोजन के क्या क्या फ़ायदे हैं। हमेशा हर बच्चे
के जन्म पर बीच में अंतराल रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें विभिन्न परिवारों को सचेत करके परिवार नियोजन जैसे कार्यक्रमों के बारे में जागरूक होना चाहिए और सरकार के द्वारा चलाए गए इन विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में लोगों को बताना चाहिए। परिवार नियोजन कार्यक्रम के बाद में अगला है जन जागरूकता। ये जो जन जागरूकता है, यही जनसंख्या नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण उपाय माना जाता है, क्योंकि अगर हम लोगों को जागरूक करेंगे तो जनसंख्या नियंत्रण के बारे में जो विभिन्न प्रकार के लोग हैं उन्हें भी जानकारी मिलेगी और कुछ हद तक जो है जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए कुछ उपाय अपनाएंगे। इसके बाद में गर्भ निरोधक की सुगमता। देखिए, गर्भ निरोधक की सुगमता की बात करें तो आजकल विभिन्न मेडिकल स्टोर्स वगैरह जो भी हैं, आसानी से विभिन्न प्रकार की गर्भ निरोधक गोलियां वगैरह मिल जाती है, जिनसे हम बच्चों में अंतराल रख सकते हैं। आने वाले जो बच्चों की बात करें तो अंतराल रखना बहुत ज़रूरी है ताकि और जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए देखो, अंतराल की बात करें तो कम से कम हर बच्चे के बीच 2 से 3 वर्ष का अंतराल होना चाहिए, जिससे जनसंख्या नियंत्रित होने में कुछ मदद मिलेगी। साथ ही हम बात करें शिक्षा की, अगला जो जनसंख्या नियंत्रण का उपाय है शिक्षा, तो ये जनसंख्या नियंत्रण का महत्वपूर्ण उपाय माना जाता है, क्योंकि हम अगर लोगों को शिक्षित करेंगे, जनसंख्या नियंत्रण के बारे में लोगों को बताएंगे, तो कुछ हद तक जनसंख्या पर काबू पाया जा सकता है। इसलिए लोगों में शिक्षा का प्रसार करके भी जनसंख्या नियंत्रण को कम किया जा सकता है। तो ये जनसंख्या नियंत्रण के कुछ उपाय थे। परिवार नियोजन कार्यक्रम, जन जागरूकता, गर्भ निरोधक की सुगमता और शिक्षा। ये परिवार नियोजन के कुछ उपाय थे जिन्हें अपनाकर जो है जनसंख्या पर कुछ हद तक नियंत्रण रखा जा सकता है। इसी के साथ ही जनसंख्या नियंत्रण के उपाय के साथ ही कक्षा 12 मानव भूगोल अध्याय नंबर 2 विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि जो अपना टॉपिक था वो समाप्त होता है। आगे हम बात करेंगे अध्याय नंबर 3 मानव विकास की, लेकिन आगे की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखिए, आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो हमारा यूट्यूब चैनल है इसे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसलिए सब्सक्राइब तो करना ही है, साथ ही से शेयर भी करना है, ताकि शेयर करेंगे तो हमारा हौसला बुलंद होगा और हम आगे भी इसी तरह की वीडियो बनाते रहेंगे। लेकिन तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ। जय हिंद।